हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देख रहे हो, जो कि स्पार्क के वॉल्यूम सेकेंड का आज का यह सेट है। इससे पहले आपको सेट नंबर 1 to 9 वॉल्यूम सेकेंड स्पार्क पब्लिकेशन दे दिया गया है। इसके अलावा काफ़ी सारा बुक का क्लास आपको करवा दिया गया है। आप लोगों में से जो लोग नए होंगे, इस क्लास को पहली बार आप देख रहे हो, आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास आप देख लेंगे। बीपीएससी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास अवेलेबल है, आप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि बताना है किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी। नाम ध्यान रखेंगे, अनईमुडी। अनईमुडी कहिए या फिर अनामुदी आप कहिए, समझ लीजिएगा। अनईमुडी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो कि अन्नामलाई जो पहाड़ी है यहीं पर है। और ये कहाँ पर है, अगर यह जानना हो तो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे आप, केरल में है। अगर ऊंचाई पूछता है कि ऊंची अगर है तो सबसे ऊंची चोटी अगर है तो कितना ऊंचाई इसका बताइए। 2695 2695 इसकी ऊंचाई आपको बताना है। नंबर सेकेंड को अच्छे से समझिएगा। देखिए, महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी। देखिए, अंडाल ना तमिल हो जाएगा राइट आंसर, जिसमें कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक करना है, दक्षिणी भारत हो जाएगा। आपको पता होना है कि टोटल 12 अलवार संत थे, ये पता है, उनमें से बस एक महिला भक्त शामिल थी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझ लीजिएगा कि पर्यावरणीय अर्थशास्त्र जो है ना किसे कहते हैं, तो वो ऐसा मतलब कहिए कि अर्थशास्त्र है जिसमें आप दुनिया भर में राष्ट्रीय कहिए या फिर स्थानीय जो पर्यावरण वगैरह होता है ना, उसमें जो बदलाव वगैरह आ रहा है उसके सिद्धांत वगैरह का जो अध्ययन करना होता है ये करता है। इसमें ना जैसे आपका वायु प्रदूषण है, पानी की जो क्वालिटी है वो हो गया, फिर खाना किस तरह का अच्छा है ख़राब है, ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब से निपटने के लिए क्या क्या नीति वगैरह होना चाहिए, सारा कुछ इसी को आप पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जैसे संसाधन भंडार के ह्रास और प्रदूषण है ना, इससे संबंधित पूछेगा तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 है, निम्न में से किसने तबकात ए नाशरी नामक पुस्तक लिखी है। बुक और उनका जो लिखने वाले हैं उनके बारे में आपको क्लास दिया जा चुका है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो है ना मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना, ये जो मिनाज यहाँ पे उस लिखा हुआ है तो यहाँ पे हाँ उस सिराज है, इसके द्वारा लिखा गया था। अगर पूछेगा भाई कब लिखा गया था बताइए, तो 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, इसमें क्या है तो मोहम्मद गोरी का जो भारत पर जो जीत का विजय रथ रहा था, विजय यात्रा था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, बख्तियार खिलजी के जो आक्रमण वगैरह किया है उन सब के बारे में इस बुक में आपको मिलेगा। कौन सी किस में, तो तबकात ए नासरी में, जो कि मिनाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया था। नंबर 5 है, किस देशांतर को भारत की मानक माध्यान्ह रेखा से चुना गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्वी को चुना गया है। ठीक है, चलिए नंबर 6 है, द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आप यहाँ पे बुक से देख पाए, 2 बुक का तो अभी ही आपको देखने को मिल गया, तो बुक से भी आपका लगभग 2 के आसपास क्वेश्चन रहेगा, तो इसीलिए कमांड कर लीजिए उस टॉपिक पे भी। देखिए, द इंग्लिश टीचर आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था 1945 में। ठीक है, 1945 में आर के नारायण के द्वारा ये लिखा गया था। और इनका एक जो मतलब कहिए कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था उपन्यास वगैरह कहिए, कौन सा था आपको अगर याद हो तो आर के नारायण। आपको अगर आपने अगर बचपन में नेशनल टीवी वगैरह पे देखा होगा तो आपको पता होगा, मालगुडी डेज आता था इनका, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है, और भी शायद किसी चैनल पे आता होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, आर के नारायण। नंबर 7 बताइए कि इन चारों में से बताना है कि कौन सा यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद कम घनत्व वाली फैल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइड और ग्रेनाइट से बनी है, ये क्या बना हुआ है, तो समझेंगे कि जैसे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, महाद्वीपीय पर्पटी, समझिए कि भौतिक, रासायनिक और जो भूगर्भिक दृष्टि होता है इन सब से, मतलब जो भूपर्पटी है ना, इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है आपका महाद्वीपीय और दूसरा आप जानते हो कि होता है महासागरीय पर्पटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कह रहा है एंडेसाइड और ग्रेनाइट से बने होते हैं, ये आपका
महाद्वीपीय प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 8 है, गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे अभी तक में 8 में ही मिल गया, बुक और उनके ऑथर से। तो गोरा जो है ना रविंद्रनाथ, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए नंबर 9, निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों में से सबसे अधिक जो है सक्षम और योग्य थी? किसने ये बात कहा है? ऑप्शन को देखिए और बताइए राइट आंसर यहाँ पे नंबर 9 में आप क्या टिक करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका मिनाज ए सिराज है ना, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मिनाज उस सिराज ने रजिया सुल्तान के बारे में क्या कहा कि वह अपने सभी भाइयों में से सबसे ज़्यादा सक्षम यानी कि कैपेबल थी। ठीक है, रजिया जो है ना सल्तनत काल की, ध्यान दीजिएगा, रजिया सल्तनत काल की पहली महिला शासिका और इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में आपको ध्यान है, गुलामों का गुलाम इसे ही कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा बताइए जरा सा कि रजिया सुल्तान का जन्म कब हुआ था, इस पॉइंट को भी आप थोड़ा समझ लेंगे अच्छे से। वर्ष 1205 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और पूछेगा कि शासन इन्होंने कब से कब तक, तो 1236 से लेकर के 1240 वर्षों तक, यानी कि टोटल 4 वर्षों तक इन्होंने दिल्ली की ये शासिका रही थी, शासन किया था। चलिए नंबर 10, किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का नाम क्या है? नंबर 10 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी शीला दीक्षित हो जाएगा। देखिए शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। समझ लेंगे कब से कब तक, बहुत लंबा टाइम अगर पूछा है ना तो इसे आप जान ही लीजिए कब से कब तक। तो 1998 से लेकर के 2013 तक कितने साल हो गया? ये आपका हो जाता है 15 वर्षों तक। 15 साल तक शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी, महिला मुख्यमंत्री, जो कि किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सुचिता कृपलानी के बारे में आपको पता है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी, जो कि आपका 1963 से लेकर के 67 तक रही थी। कहाँ का अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की ये रही थी। ठीक है, जयललिता के बारे में आप जानते हो कि जयललिता है ना, यहाँ पे जयललिता ऑप्शन नंबर सी आपको बताया जा रहा है। ये तमिलनाडु की मुख्यमंत्री 6 बार रही हैं। कितने बार? 6 बार। बट इनका जो कार्यकाल है ना वो शीला दीक्षित से कम ही रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए रही थी, इसी वजह से कम हो जाता है। अगर 5-5 साल कंप्लीट करती तो 30 वर्ष हो जाता। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री आपको पता है अभी तक में अगर कंटिन्यू रहे होते 5-5 साल तो अभी तक में 40 साल मुख्यमंत्री तक ये रह जाते। बट शपथ लेना शपथ देना होता है ना, वो गद्दी छोड़ना गद्दी पे बैठना, एक पॉकेट में रखिए आप क्या, अपना रिजाइन लेटर, और एक में जो होता है ना ज्वाइनिंग लेटर कि हाँ अब हम बनने वाले हैं, तो वो रखा जाता है। तो उस तरह से ही इनके साथ भी हुआ था, बट इनके साथ भी कंडीशन कुछ और था। नंबर 11 देखिए, निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यूके होगा। समझिए, पहला हॉकी संघ का गठन अगर आपसे पूछेगा कब हुआ था, ईस्वी बताइए, तो 1876 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आप लोगों को अगर जवाब एक पता हो तो बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 से ही यह सवाल है, अभी तक में सबसे ज़्यादा शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन है? भारत में, पूरे इंडिया के बारे में आपको कहा जा रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा शपथ लेने वाले, सबसे ज़्यादा शपथ लेने वाले जो सीएम हैं उनका नाम बताइए, और वो कितनी बार दिए हैं बताना है आपको। ठीक है, कार्यकाल नहीं पूछा जा रहा है, 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार 20 बार, सबसे ज़्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री का नाम अगर आपको पता हो तो ज़रा कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए नंबर 12 देखिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने इन चारों में से किस चीज़ की लड़ाई की थी? तो समझिए, पृथ्वीराज चौहान को आप पृथ्वीराज चौहान ना करके आप यहाँ पे तृतीय भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 तराइन का युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का युद्ध हुआ था, कितना? 2 बार हुआ था। पहला वाला जो तराइन का युद्ध हुआ था जो कि आपका 1191 में हुआ था, इस वक्त पृथ्वीराज जीत गया। ठीक है, फिर 1 साल के जस्ट बाद, 1 साल के बाद 1192 में सेकेंड युद्ध होता है, जिसमें कि मोहम्मद गोरी
जीत गया था। ठीक है, तो 2 बार युद्ध हुआ था, ध्यान रखेंगे, और वो भी तराइन में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। नंबर 13 है, निम्न में से कौन अशोक के शिलालेख को पढ़ने या फिर समझने वाला पहला विद्वान है? तो वर्ष 1837 आपको जरूर ध्यान होगा, अगर आपने लूसेंट का फर्स्ट सेकंड पेज ही पढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला सबसे पहला जो सफलता है वो जेम्स प्रिंसेप को मिला था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के लिए स्थान से मतलब सबसे नज़दीक है, बताइए। तो देखिए सबसे पहले आप समझेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजमेर में। राजस्थान का जो अरावली से यानी कि जो घाटी है अजमेर नगर से बस 5 मील की मील की मतलब पश्चिम की ओर ना अजमेर जिला है, और वहाँ का एक जगह है जहाँ के नाम है पुष्कर, काफ़ी ज़्यादा फेमस यहाँ पे मंदिर मतलब है किस चीज़ का, तो ब्रह्मदेव का है। ठीक है, यानी कि ब्रह्मा भगवान जो है उनका एक वहाँ पे मूर्ति है, वहीं पर पूजा होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि फेमस है, ये वर्ल्ड लेवल पे फेमस माना जाता है इसे। नंबर 15 है, किस राज्य की बर्खास्त की और राज्य विधानसभा के निलंबन या फिर विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसी राज्य का जो है ना वो किसके पास होता है, ये पूछा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल साहब के पास रहता है। ठीक है, चलिए नंबर 16 बताइए कि निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है। देखिए यह जो क्वेश्चन है ना, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा, इसे समझ लेंगे अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर, टेबल टेनिस बिल्कुल सही है। समझेंगे टेबल टेनिस खेल अगर पूछेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल ये जो आपका टेबल टेनिस एसोसिएशन है इसकी भी स्थापना हो चुकी है, कब, तो 1926 में, 100 वर्ष अभी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इसी में ना आपका ये जो शेक हैंड ग्रिप है ये आता है, फिर आपका हाफ कोर्ट, लेट रिवर्स, रैली, ये सारे वर्ड इसी में यूज किया जाता है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है ना वहीं पे बोलन दर्रे के पास में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीतें हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजगृह में हुआ था। चलिए नंबर 19 देखिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर, आर्यभट्ट के द्वारा ये कहा गया था। आर्यभट्ट क्या थे, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी राइट आंसर, बालपुत्र देव। समझिए बंगाल के जो पालवंशीय शासक थे ना देवपाल, इन्होंने सुमात्रा और जावा के शैलेंद्रवंशी शासक, नाम था बालपुत्र देव, इनके द्वारा बनाए गए जो बौद्ध विहार था उनके देख रेख करने के लिए 5 गांव दान में कहिए, अनुदान में कहिए कि दे दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है कहाँ से? तो ताज उल मासिर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले की पहला विवरण कहाँ से? ताज उल मिसार से मिलती है। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सूफी संत थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुहरावर्दी संप्रदाय से यह संबंधित थे। ठीक है, या फिर आप इसे सिलसिला भी मतलब कहते हैं, सिलसिला संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विलियम फिंच का है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान बताइए कौन था? जैनुल आबादीन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका
सुल्तान जैनुल आबादीन, राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर के अकबर के नाम से आप इसे जानते हो। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा ब्रिटिश भारत में भारत के प्रमुख इस्लामी जो सुधारक ये रहे थे, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा ना कहिए कि फराजी आंदोलन की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर पूछेगा कि हाजी शरियतुल्लाह ने फराजी आंदोलन की स्थापना कब किया था यह बताइए, तो 1818 आपको इस तरह से लिख देना है। 1818 ईस्वी में इन्होंने किया था, ठीक है। मुस्लिमों को अपने कर्तव्य का पालन वगैरह करने के लिए इन्होंने समझाया था। पावर, देखिए क्वेश्चन तो नंबर 4 आपका हो गया। फिर यहाँ पे बुक और उनके ऑथर से पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। देखिए आप लोग जरूर एक बार लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो आपको क्लास दिया गया है बुक और उनके ऑथर में, जिसमें कि 200 प्लस बुक और उनके ऑथर यानी कि लिखने वाले का नाम दिया हुआ है, आप उसी लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो वो क्लास है उसे आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो बुक और उनके ऑथर से क्लास में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, हर एक सेट में आपको मिल जाता है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था बताइए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1885 में स्वीकार किया गया था, ठीक है। चलिए बताइए, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बन गया था? बिहार कब बना था? तो ऑप्शन नंबर डी 1912 में। आपको पता है 22 मार्च 1912 को बंगाल के विभाजन के बाद बिहार राज्य का क्या हुआ था, अस्तित्व में आना हुआ था। ऑप्शन नंबर इसीलिए डी यहाँ पे राइट आंसर है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीवीआई है, आप इसे नोट कर लेंगे, काफ़ी बार आपको बताया भी जा चुका है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? हर एक क्लास में हर एक सेट में आपको लगभग यह क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो बताइए किसने? राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो पताका है वो किसने उठाया था? ये जो है ना पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में 1929 में पास हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? देखिए वह देश जिसका कोई अपना सीमा नहीं होता है ना, उसे मतलब कहिए कि, या फिर आप ऐसे कहिए कि किसी सागर वगैरह से नदी वगैरह से मिलकर उसे बनता है, उसे आप स्थल रुद्र देश के नाम से जानते हो, ठीक है। तो स्थल रुद्र देश इनमें से कौन सा? हंगरी है, ध्यान रखिएगा कौन सा है? हंगरी। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो विश्व का जो है ना, यहाँ पे आपका बोर्नियो दिया हुआ है ना, तो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप होता है, ठीक है। कहाँ पर है यह? तो यह जो द्वीप है पश्चिम मध्य प्रशांत में यह है। इसका अगर क्षेत्रफल पूछता है तो 2,87,300 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे 2,87,300 ये आपका वर्ग मीटर में है, ध्यान रखेंगे वर्ग मीटर में ये आता है, ठीक है। यह एशिया का जो है ना सबसे लंबा द्वीप है, ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? क्या पूछा है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी टिक करोगे, पंपाज हो जाएगा आपका राइट आंसर। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है उसका नाम बताइए। तो फर्स्ट स्थान पे चीन आता है, ठीक है, और सेकेंड पे आपका भारत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो देखिए मेघालय पठार के अंश के रूप में आप गारो खासी जयंतिया को आप याद कर लीजिए, गारो खासी जयंतिया। और जो आपको भूमन पहाड़ियाँ है ना, ये असम राज्य का है, ठीक है। कहाँ का? असम राज्य के जो बराक घाटी है यहीं से संबंधित रिलेटेड है यह। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है उसका नाम बताइए क्या होगा? 39 का ऑप्शन आप देख लेंगे चाहे तो बताइए। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि जो जिला है ना आपका, सबको आप देख लेंगे। जो जिला पूछेगा तो 11,575 फीट ऊंचा है, ठीक है, फीट है। और रोहतांग आपका हो जाएगा 13,050 फीट ऊंचा है। नाथुला दर्रा
नाथुला जो है 14,140 फीट ऊंची है और खैबर हो जाएगा आपका 3,510 फीट ऊंचा। सबको आपको फीट में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 14,140 नाथुला का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पर पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कश्मीर हिमालय में। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन बताना है कि किस वर्ष में हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ना जुलाई 1956 में पारित किया गया था। कब हुआ था? जुलाई 1956 में ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को। देखिए उत्तर प्रदेश को ना भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा ना जरा सा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितना, तो थोड़ा सा डेटा आप समझ लेंगे कि 21 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है ना, इस पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, मतलब टॉप पे है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चादरी अभ्रक में। देखिए अभ्रक को ना चमकदार सिलिकेट खनिज के रूप में आप जानते हो, ठीक है। इसमें ग्रेनाइट और अन्य मतलब कुछ अलग चट्टान कहिए या फिर क्रिस्टल कहिए, इसके रूप में एक मतलब एक संरचना वगैरह बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया भी गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1912 में बना है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ऑप्शन ए रोहतास पठार हो जाएगा राइट आंसर। रोहतास का पठार दक्षिणी पठार का भाग है, ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति साहब को ये देते हैं, ठीक है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो आपका जो ऑप्शन नंबर भी है ना, काका साहेब कालेलकर, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पिछड़ी जाति के आयोग के ये गठन के मतलब ये कहिए अध्यक्षता इन्होंने किया था। अगर पूछेगा भाई ये बताइए गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 29 जनवरी 1953 को, ठीक है, इनका गठन हुआ था। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य के जो राज्यपाल होंगे उस राज्य के, वही करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बट ये हटा नहीं सकते हैं, ध्यान रखेंगे, इनको राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार इनके पास नहीं रहता है, राज्यपाल साहब के पास। 49 किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, जानते हैं आप? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नंबर 50 बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, अनुच्छेद 330 के अनुसार, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, आपको पता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद जो आपका 332 है ना, अनुच्छेद 332 के अकॉर्डिंग राज्य की विधानसभा में, समझेंगे, अनुच्छेद 332 के अकॉर्डिंग राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? देखिए सजीव और निर्जीव के जो बीच का जो मतलब कड़ी होता है ना, उसे वायरस के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। वायरस निर्जीव होता है, ये समझ लेंगे। जब किसी सजीव चीज़ में ना वो प्रवेश कर लेता है, एंट्री कर लेता है ना, तो वो खुद भी ना सजीव के जैसा ही काम करने लगता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होना है, ठीक है। वायरस से देखिए आपको यहाँ पे प्लेग बताया गया, इसके अलावा समझिए रेबीज, खसरा, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रिकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, जो छोटी माता रोग होता है, डेंगू वाला जो ज्वर होगा वो, इन्फ्लुएंजा, ये सारे रोग होते हैं किसकी वजह से? वायरस की ही वजह से होते हैं। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम का यानी कि आप Mg12 जानते हो, ठीक है, इसका रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, Mg होता है।
आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से आप जानते हो? क्षैतिज पंक्ति को बताइए किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा समूह कहिए या फिर आप आवर्त कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है कि सही है? तो देखिए ऑप्शन जो आपका ए है ना, किसी विशेष तात्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को आप तरंग दैर्घ्य कहते हो, यह सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नंबर 55, इन चारों में से बताना है कि वो कौन सा है जो प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है और इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कोई ठोस संदूषण निकल जाते हैं। कई जो है ठोस संदूषण निकल जाते हैं। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, आसवन विधि द्वारा। ठीक है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। देखिए राइबोसोम सजीव कोशिका के ना कोशिका द्रव में मतलब कहिए कि बहुत ही छोटा सा एक कण होता है। ठीक है, जो कि प्रोटीन के संश्लेषण में काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। साइनोवियल द्रव किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। साइनोवियल द्रव जो है ना, जोड़ का जो मतलब गुहा वगैरह होता है उसी में मतलब कहिए कि चिपचिपा कहिए इस तरह का पदार्थ होता है। नंबर 58, ए बी रक्त, समझेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? समझिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ए बी को। देखिए ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं ना, दूसरे ए बी ग्रुप के व्यक्ति को ही ब्लड दे सकते हैं। मतलब अगर किसी का ए बी ब्लड है, ये दे सकता है किसको? ए और बी को ही दे सकता है। बट इनके पास एक बेनिफिट क्या है, वो ना किसी भी ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ए हो, बी हो, ओ हो, कोई भी ब्लड ग्रुप वाले हो, उनसे सबसे ये जो है ना ए बी ले सकता है। बट अगर देने का काम हुआ तो ये बस किसी को नहीं करके बस एक को ए बी को ही करेगा। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? जिससे आपकी ऑप्शन नंबर जो ए है ना, कृमि हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बेरी नामक रोग होता है। अधिश्वेत रक्तता जिसे आप ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, ल्यूकेमिया है एक प्रकार का, क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्क रोग के नाम से आप इसे जानते हो। ठीक है, चलिए बताइए कि इनमें से कौन सा यौगिक एक पैराडॉक्साइड नहीं है? पैराक्साइड नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, PbO2 नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 63। कह रहा है क्या कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात बता दीजिए कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात पूछेगा तो 1836 होता है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो बताइए क्या करता है? नंबर 64 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ठीक है, बताइए कि किसी वस्तु, समझेंगे यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना कर बढ़ जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा बताइए क्या होता है? बहुत बार आपको ये बताया जा चुका है, 3 गुना अगर बढ़ेगा तो इसका ये 9 हो जाता है, 9 गुना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप यूज करते हैं। ठीक है, जिसे आप क्षार भी कहते हैं। नंबर 67 है, कह रहा है कि कोई वस्तु 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जमीन पर लौटकर आ जाएगी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में वापस आ जाएगी। नंबर 68 है, कह रहा है कि निम्न चित्र में एक गेंद जो कि OA यानी कि OA आपको यहाँ से यहाँ तक के बारे में कह रहा है और OB यहाँ से यहाँ तक के बारे में कह रहा है,
पर स्थित है। यहाँ पे आप देख रहे हो बॉल है। सतह ओ ए, ओ और जो ए है इसका प्रतिक्रिया बल कितना होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से दिया है। कह रहे हैं क्या कि ओ बी से यानी कि इससे का अधिक होगा, या फिर गेंद के वजन का आकार पर ये डिपेंड करेगा, या फिर ओ बी जो ओ बी है आपका इससे कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ओ बी से इससे अधिक होगा, प्रतिक्रिया बल इससे अधिक होगा, ध्यान रखेंगे ओ ए का। नंबर 69, यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यूरेनियम 235 हो जाएगा। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है। देखिए कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति होता है ना उसको आप मेगाबाइट में मापते हो, ठीक है, मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 1 MB इससे आप कहते हो। आप MB में मापते हो आप। 1 MB बराबर आपको पता रखना है कि 1024 KB यानी कि किलोबाइट हो जाता है। बताइए इन चारों में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप बताइए क्या हो जाता है। विटामिन के की कमी से फिलोक्विनोन की कमी होती है, जिससे कि शरीर के भाग में ना किसी अलग भाग में जब चोट लग जाए, ब्लड वगैरह निकलने लगे, तो थक्का नहीं बनने की वजह से क्या होता है, ब्लड वगैरह निकलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव आपका राइट आंसर होगा। ब्लड में थक्का बनेगा ही नहीं तो ब्लड रुकेगा नहीं। किसी लिफ्ट में रखे, समझिएगा था ध्यान से, कह रहा है किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर, भार मापने वाला कोई एक मशीन है उसके ऊपर एक 80 kg का व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। मान लीजिए एक यह मशीन है और इस पर एक इंसान खड़ा है, ठीक है। और आप ये जो भार मापक यंत्र है एक लिफ्ट में है तो आप ऐसे समझिए ना कि ये लिफ्ट का नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। कह रहा है कि यदि लिफ्ट की तार टूट जाए, जो ऊपर में तार होता है वो टूट जाता है, तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा। सोचिए कि लिफ्ट जब अब पूरा फुल स्पीड में नीचे की ओर आएगा ना, नीचे की ओर गिर रहा है, लिफ्ट इधर नीचे आ रहा है, तो इसका कह रहा है कि व्यक्ति का भार कितना होगा। तो आपको पता होना है कि जब लिफ्ट में आप नीचे आते हैं तो आपका वजन आपको फील होता होगा कि बहुत कम हो गया, क्योंकि आप ऊपर उठने लगते हैं, और जब रस्सी टूट जाएगा तो लिफ्ट बहुत तेज़ी से नीचे आता है और इंसान का वेट जो है ना, ये इंसान जो है तो ऊपर की ओर अपने आप को फील करने लगता है। तो यहाँ पे स्पेस का ये बनता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका जो वेट होगा, जिस भी इंसान का वेट होगा वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी टिक करेंगे। देखिए दो प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम का मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का मान प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इन प्रतिरोधकों के मूल्य क्या रहेंगे। तो यानी कि देखिए यहाँ पे क्या कहा ना कि R1 और R2 को अगर ऐड करता है ना, जब दो प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम में संयोजित, यानी कि R1 + R2 बराबर आपका 50 ओम दिया हुआ है, ठीक है। जब उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या कह रहा है, यानी कि आपका R1 R2/R1 + R2 में कह रहा है कि जोड़ते हैं इस कंडीशन में, तो 8 ओम का ये आपको क्या कर रहा है, प्रतिरोध आपका दे रहा है, ठीक है, प्रतिरोधक दे रहा है। इसे सॉल्व करेंगे जब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना, देखिए बी जो है ना 10 ओम और 40 ओम निकल कर आ जाएगा। नंबर 75 है, किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 डिग्री परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन बता दीजिए कितना होगा। तो स्थिर दाब पर गैस का आयतन निकालेंगे, V2/V1 = हो जाएगा आपका T2 बराबर T2/T1 होता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे जब इसे तो आपका आ जाएगा 50 मिलीलीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 से है। तो क्लास का पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। आप लोगों में से अगर कोई क्लास को पहली बार देख रहे हो आप, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिएगा। क्लास का पीडीएफ वहाँ पे पर डे अपलोड होता है। टेलीग्राम ग्रुप से आप पीडीएफ लेकर मैथ्स को, रीजनिंग को देख लीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर को देख लीजिएगा। इस नंबर पर आप चाहें तो मैसेज करिएगा और आपको क्लास का जो है ना टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। नंबर आपने यहाँ पे देख लिया, इस पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। पीडीएफ लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 67वीं बीपीएससी की, उसके लिए भी क्लास है, आप आकर देख लीजिएगा। 68वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं अगर कोई आप लोगों के जान पहचान में, उनको अगर आप चाहें तो क्लास का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको आज के क्लास से हेल्प मिला होगा तो अब आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई क्लास के साथ।